हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर समाप्त हो चुका है और इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं सेट नंबर 3। कौन सा? सेट नंबर 3। और इसका हम आपको दूसरा पार्ट प्रोवाइड करेंगे जिसमें बताया जाएगा आपको जो सेक्शन ए है। यानी कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपकी 2 बुक को डिस्कस करेंगे। यानी कि जो आपकी तीसरी बुक है शॉर्ट स्टोरी, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जो आपकी सेकंड बुक है पोइट्री, उसका भी हम इसमें एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपका बहुत कुछ लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे अनसॉल्व पेपर सन 2019। तो जिसमें हम बताएंगे आपको सेट नंबर 3 316 DI, और इसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट इसका सेकंड। सेट नंबर 3 का जो पहला पार्ट हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और जिसमें हमने आपको जो पहली बुक होती है आपकी प्रोज, उसको डिस्कस किया था, जो कि आपके एग्जाम में 19 नंबर का इसमें से आता है। और आज हम डिस्कस करेंगे इसमें आपकी जो सेकेंड बुक है, यानी कि जो सेकंड बुक है आपकी शॉर्ट स्टोरीज, और आपकी जो थर्ड बुक है शॉर्ट स्टोरी, और जो आपकी सेकंड बुक है पोइट्री, उसका भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। कहा जाए तो आज के टॉपिक में देखिए आपके 10 मार्क्स के तो ये क्वेश्चन हो गए इसमें, और आपका 10 मार्क्स का ही आपका ये इसमें एक्सप्लेनेशन हो गया। तो इस तरह से कहा जाए कि 20 मार्क्स का वीडियो आज आपको मिलेगा, जिससे आपको 20 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही आसानी से इसको आपको समझना है। और देखो, हम आपको पहले बता चुके हैं कि हर चीज़ हम आपको बहुत ही ईजीली, बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाते हैं ताकि आप उसे समझ सकें और एग्जाम में उसको कर सकें। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं, जिसमें हम पहले आपको चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चौथे क्वेश्चन में क्या है, इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हम अनसॉल्व ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई वर्ड इसमें अगर मिस हुआ हो या गलत हो तो हम अनसॉल्व के माध्यम से इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। यानी कि एक आपकी बुक थी द मर्चेंट ऑफ वेनिस। कौन सी थी? मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसको सिलेबस से हटा दिया गया है अबाउट कोरोना। किसके कारण? अबाउट कोरोना, इसके कारण उसको हटा दिया गया है। तो ये चौथा क्वेश्चन था। तो क्या है? आउट ऑफ सिलेबस, यानी कि ये आपका सिलेबस है उससे बाहर है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा, आंसर एनी टू। आंसर एनी टू, यानी कि आंसर में से उत्तर दीजिए एनी टू, किन्हीं 2 के, ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। यानी कितने में देना है आपको? यानी कि इसका उत्तर आपको कम से कम 30 शब्दों में लिखना है। तो ये आपकी थर्ड बुक है, जिसको हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। तो एग्जाम में इसको एग्जाम में आपके इसमें 3 क्वेश्चन दिए होंगे और जिसमें से केवल आपको 2 के ही जवाब देने हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट क्या है कि जो पहला क्वेश्चन है वो आपका जो पहला चैप्टर उससे है, दूसरा क्वेश्चन ये थर्ड चैप्टर से है, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपका उस चैप्टर से है जिसको कोरोना के कारण इससे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो देखो, इसमें हमने पहले वाले को डिस्कस किया है, दूसरे को, और तीसरा वाला क्या है? आउट ऑफ सिलेबस। तो इसको हमने डिस्कस नहीं किया है। हम केवल उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जिस चीज़ को सिलेबस में उससे हटा दिया गया है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसको डिस्कस करेंगे तो समय वेस्ट होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि ए नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मैं इसमें बता दूंगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन भी लिखूंगा तो आपका जो स्पेस है वो कम पड़ जाएगा मेरे हिसाब से। और देखो, इससे पिछले वाले पार्ट में मैंने क्वेश्चन भी लिखे थे, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन मिस थे, वो क्वेश्चन था ही नहीं, तो मैंने इसमें उसको भी डिस्कस किया था सेट नंबर 2 में, आपने देखा होगा। लेकिन इसमें क्या है, जगह की थोड़ी स्पेस कम है, तो केवल हम आंसरों को ही डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन हम इसमें से बोल के आपको बता देंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, What made शंकु पुट द वॉच बैक ऑन द प्लेस। यानी कि शंकु ने घड़ी को किस प्रकार अपने स्थान पर वापस रख दिया, उसको क्यों रख दिया था? यानी शंकु ने घड़ी चुराई थी और उसको वापस उसी के स्थान पर रख दिया था, तो क्यों किया था उसने? तो इस बात को इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। और देखो, ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है कि चोरी करने के बाद उसने घड़ी को वापस क्यों रख दिया। इस तरह से ये कई क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, लेकिन सबका आंसर जो होगा एक ही होगा।
क्योंकि इंटरमीडिएट में क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो बच्चों को भ्रमित करना होता है, यानी बच्चा इसको पहचान ना सके, कंफ्यूज हो जाए, या तो इसको छोड़ दे या इसको गलत कर दे। ऐसा देखा जाता है कि कम से कम 5-6 क्वेश्चनों का आंसर एक ही होता है। और देखो हम बता भी चुके हैं आपको, इसी तरह से इंटरमीडिएट में केवल विद्यार्थियों को कंफ्यूज किया जाता है कि विद्यार्थी कितना जानता है, कितना सक्षम है, कितना समझदार है। तो इस चीज़ को देखने के लिए वो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदल देते हैं। सेम इसमें भी ऐसा ही किया है और दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया है, सिर्फ उसकी कंडीशन को बदल देते हैं ताकि विद्यार्थी को समझ ना सके और उसको रॉन्ग कर दे, ठीक है। बट आपको समझना है और उसको एग्जाम में लिखना भी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। शंकु पुट, देखो हम क्वेश्चन बेस पर ही करते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपका व्हाट मेड शंकु पुट द वॉच बैक ऑन द प्लेस। तो वही चीज़ लिखी है हमने, शंकु पुट, शंकु ने रख दी, द वॉच विस घड़ी, बैक ऑन द टेबल, कहाँ पर रख दी, वापस उसी मेज पर रख दिया, बिकॉज, क्योंकि, आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट, यानी क्योंकि चोरी करने के बाद, हिज हैंड वाज ट्रेम्बलिंग, उसके जो हाथ थे वो कांप रहे थे। चोरी करने के बाद क्या हुआ, उसने घड़ी को चुरा लिया और उसके जो हाथ थे वो क्या, वो कांप रहे थे, इसीलिए, एंड ही फेल्ट सफोकेटेड, और उसने गले को रूंधना, यानी उसने घड़ी चुरा ली थी तो उसके बाद ऐसा उसको महसूस हो रहा है कि जैसे उसका गला घुट रहा हो, कोई उसके गले को घोट रहा हो या उसका दम घुट रहा हो। यानी कि हम कोई गलत कार्य कर देते हैं, आपने फील किया होगा अपनी फैमिली में कि यदि कोई किसी बच्चे से कोई गलत काम हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो बहुत ज़्यादा फियर होता है, भयभीत होता है। तो सेम कंडीशन किसकी हो रही थी, सेम कंडीशन शंकु की हो रही थी कि उसका गला घुट रहा था। हम यहाँ पर फियर्ड भी लगा सकते हैं, अगर आपको ये वर्ड थोड़ा दम घुटना परेशान लग रहा हो, गला रूंधना, दम घुटना, तो हम फियर्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो उसका कैसे, उसे बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। एंड ही पुट अगेन द वॉच ऑन द प्लेस, इसीलिए उसने घड़ी को क्या हो गया, वापस उसी स्थान पर फिर से रख दिया था। तो बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा, 2-3 बार इस आंसर को पढ़ लेना, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही शब्द इजी यूज़ किए हैं और हमने क्वेश्चन बेस पर आंसर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि जो आंसर क्वेश्चन बेस पर लिखे जाते हैं उन पर मार्क्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी वाला। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले हम इसमें, व्हाट डू यू लाइक द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कहानी जो लॉस्ट चाइल्ड है वो तुम्हें क्यों पसंद है, ऐसी कौन सी बात आई। तो देखो कहानी को पसंद करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। आप मूवीज़ देखते होंगे तो मूवीज़ में आप देखते हैं, भाई देख रहे हैं, मदर देख रही है, फादर देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो उनसे जब पूछा जाए कि तुमको इस फिल्म में क्या अच्छा लगा, तो सबके जो थॉट्स होंगे वो अलग अलग होंगे कि मुझे तो ये वाला सीन अच्छा लगा, मुझे वो वाला सीन अच्छा लगा, कोई कहेगा कि मुझे तो वो लड़ाई अच्छी लगी, कोई कहेगा मुझे तो वो गाना अच्छा लगा। यानी सबके जो थिंक होंगी सबकी अलग अलग होंगी, सबके इंटरेस्ट अलग अलग होंगे कि मुझे ये अच्छा लगा, ठीक है। सेम कंडीशन कहानी में भी, आपने इस कहानी को सुना होगा लॉस्ट चाइल्ड में, कि तो बच्चे की तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगी, कहानी में तुमको क्या अच्छा लगा। तो सबकी जो थिंक होंगी वो अलग अलग होंगी, ऐसा नहीं कि सबकी एक जैसी हो जाएं। हाँ, कुछ की सेम हो सकती हैं लेकिन सबकी सेम नहीं हो सकती। तो इसका आंसर बनाने के लिए आप इसमें जो टॉपिक आपको अच्छा लगे उसको आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा उसमें गहराई में नहीं जाना है। इसीलिए आपको क्या है, हमको तो बताना है, आपको याद करना है ताकि आप उसे अच्छी तरह से उसमें लिख सकें। तो मैंने ये क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ था वही क्वेश्चन को मैंने इसका रूप दे दिया है, और ये क्वेश्चन आपको आंसर पहले से भी याद होगा। तो इस वजह से उसमें एग्जामिनर ये नहीं कहेगा कि तुमने यही इंटरेस्ट क्यों लिखा, तुमने उसमें यही चीज़ तुमको क्यों पसंद थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से उसमें पूछा है कि तुम्हें ये कहानी क्यों पसंद आई, तो आपको कोई रीज़न उसमें देना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इस रीज़न को। वी लाइक द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कहानी लॉस्ट चाइल्ड थी वो हमें पसंद है। बिकॉज, क्योंकि इन दिस स्टोरी, क्योंकि इस कहानी में ए चाइल्ड कैन नॉट एंजॉय एनीथिंग इन द एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स। अगर आप यहाँ तक भी लिख दोगे तो भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जब माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे को किसी भी चीज़ में कोई रुचि नहीं थी, बच्चे को किसी भी चीज़ में कोई रुचि नहीं थी, और कह सकते हैं कि इसीलिए कहानी हमको यहाँ पर पसंद थी। थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, व्हेन, जब, द चाइल्ड नोज, जब बच्चे को पता चला, डेट दे
हैज़ बीन लॉस्ट, कि वह खो चुका है या वे खो चुके हैं। जब बच्चे को ऐसा आभास हुआ, जब पता चला कि उसके माता पिता खो गए हैं, जब उसको ये पता चला, या वो ये भी कह सकता है कि मैं खो गया हूँ, एक ही बात है। हम कहें कि माता पिता खो गए हैं तो भी बात वही है, और हम कहें कि मैं खो गया हूँ तो भी बात वही है, क्योंकि दोनों का जो भाव है दोनों के लिए एक ही है। मैं कहूँ कि भाई हम मेले में हम और पिताजी गए, तो हम कहें हमारे पिताजी हमसे खो गए, एक ही बात है। मैं कहूँ भाई मैं पिताजी से खो गया, तो बात तो एक ही है ना, दोनों ही अलग हुए हैं। तो हम इसमें दोनों ही बात इसमें कह सकते हैं कि लड़के ने जो महसूस किया कि मैं खो गया हूँ, तो उसे पिता की अनुपस्थिति में, पिता के बिछड़ने के बाद उसे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, किसी भी चीज़ में उसको आनंद नहीं था। तो ये बात हमको उसमें अच्छी लगी, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको उसमें यही बात अच्छी लगी, आप इसमें और भी बात कह सकते हो कि जब उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने बच्चे को ज़मीन से उठाया था, जब वो लोगों के पैरों में फंसा हुआ था, तो उस बच्चे को उसने हर चीज़ दिलाने की कोशिश की। कहा कि बेटा गुब्बारे ले लो, कहा कि बेटा फूल माला ले, झूला झुलाएंगे, सांप का खेल, सब कुछ कहा। लेकिन बच्चे ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे माता पिता चाहिए बस। तो हम कह सकते हैं कि हमको ये बात अच्छी लगी इस कहानी में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पर्टिकुलर इसे ही लिखोगे। अगर आपको इसमें कोई दूसरा इंटरेस्ट है, कोई दूसरी चीज़ अच्छी लगी है इस कहानी में, तो आप उसको भी यहाँ डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि बच्चे को फिर उन्हें छोड़ना पड़ जाता। अब एक कहानी पूछ ली, इस कहानी में क्या, अब सोचेगा किस चीज़ को लिखूँ मैं, किस पॉइंट को लिखूँ मैं, कौन सी बात को लिखूँ मैं, इसका तो आंसर मुझे आ ही नहीं रहा है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा थिंक करे, अरे कि मुझे तो उस कहानी में ये चीज़ अच्छी लगी थी, उसका ये चीज़ अच्छी लगी थी, इस कहानी में ये बात अच्छी लगी थी, तो उसका आंसर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। यानी कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आंसर को आपको थिंक करना है। यदि आंसर थोड़ा आउट होता है तो उसको सोचना है कि हमें लिखना क्या है इसमें। और हम आपको स्टोरी बनाना सिखा चुके हैं, आप स्वयं हिंदी के सेंटेंस थिंक करिए और उनकी इंग्लिश बना दीजिए, बस कुछ भी नहीं है। 30 शब्द लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, परेशान नहीं होना है, अच्छी तरह से लर्न करना है और तैयारी करते रहिए, सब अच्छा ही स्कोर करेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी हमने लिखा आउट ऑफ कोर्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बता चुके हम आपको। अगला क्वेश्चन आता है आपका छठा, एक्सप्लेन विद रेफरेंस, यानी कि एक्सप्लेन लिखिए, रेफरेंस लिखिए, कॉन्टेक्स्ट लिखिए, तीनों चीज़ों को लिखना है। कितने, एनी वन। एग्जाम में आपको 2 दिए होंगे, हम इस बात को पहले बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, और एक का आपको केवल एक का ही आंसर देना है। लेकिन इसमें तो हम वैसे भी एक का ही लिखवाते हैं, क्योंकि इसमें ए वाला जो है वो आउट ऑफ क्या है, आउट ऑफ सिलेबस। क्या है ये, आउट ऑफ सिलेबस, यानी कि सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप इसको छोड़ दोगे। हाँ, सेकंड वाला सिलेबस में है, तो उसको हम देख लेते हैं कौन सा है। एंड नेचर टू द गोल, तो देखो गोल से पहचान सकते हो, नेचर से पहचान सकते हो। और वैसे मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिंदी बताऊंगा तो आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से पहचान जाओगे, ठीक है। देखो इसमें है आपका एंड नेचर वर एंग्री, इसमें थोड़ा रॉन्ग है, बोर कर दिया है, तो ये वर है यहाँ पे। द नेचर एंड द नेचर, और जो प्रकृति है, नेचर है, वो क्या है, वर एंग्री, वो क्रोधित है, फ्रॉन, और घुर्रा रही है, यानी क्रोधित होकर घुर्राती है, टू क्रैश यू आउट, और तुम्हें कुचलने के लिए। यानी कि वो कह रहा है, कवि का भाव है कि प्रकृति, जो प्रकृति है वो क्या है, वो हमसे नाराज होकर, हमसे गुस्सा होकर हमें कुचल भी सकती है, ठीक है ना। स्टिल नोज माई सोल, स्टिल, फिर भी हमें क्या करना है, नो जानना है, नो अपनी आत्मा के बारे में, फिर भी हम अपनी आत्मा के बारे में जानते हैं। यू आर डिवाइन, तुम पवित्र हो, तुम पाक हो। मार्च ऑन एंड ऑन, नॉट राइट नॉट लेफ्ट बट टू द गोल, यानी कि हमें अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना है, ना हमें राइट जाना है ना हमें लेफ्ट जाना है, ना तो हमको राइट जाना है ना ही लेफ्ट जाए, ना हमको दाएं ना बाएं कहीं नहीं जाना है, बट टू द गोल, हमें अपना जो उद्देश्य है हमें उसकी ओर जाना है। तो ऐसी बातें किसमें बताई गई हैं, ऐसी बातें बताई गई हैं द सॉन्ग ऑफ द फ्री, किसमें बताई गई हैं, द सॉन्ग ऑफ द फ्री है, उसमें ही बताया गया है कि हमको नहीं इधर जाना है ना उधर जाना है। तो ये सब बातें किसमें आई, सॉन्ग ऑफ द फ्री। तो हमको ये वर्ड याद रखने हैं और थोड़ा मीन भी याद रखना है, जिससे कि हम एग्जाम में इसको पहचान सकें।
तो सबसे पहला टॉपिक होता है इसका रेफरेंस। क्या होता है? रेफरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम संदर्भ। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी ये पंक्तियां ली गई हैं फ्रॉम द पोइम, किस कविता से ली गई हैं? द सॉन्ग ऑफ द फ्री, मुफ्त का गीत। क्या है? मुफ्त का गीत नामक कविता से ली गई हैं। और इनको रचा है किसने? स्वामी विवेकानंद ने इनको रचा है। तो बहुत ही अच्छे पोएट रहे हैं स्वामी विवेकानंद। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट शोज, इन पंक्तियों में कवि दिखाता है हिज ग्रेट फेथ। क्या दिखाता है? अपने दृढ़ विश्वास को दिखाता है इन गॉड, किसमें? भगवान में। मैन शुड नॉट लीव हिज राइट पथ, देखो आगे इसमें बात राइट पथ की और इसमें भी आई है आपके, यानी कि जो मनुष्य होता है उसे अपना सही रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। एंड ए स्नेक शोज, और एक सांप दिखाता है ओनली हिज एंगर, क्या दिखाता है? केवल अपना क्रोध दिखाता है। टू रेज हुड, अपने फन को उठाकर। जब सांप फन को उठाता है तो क्या दिखाता है? वो अपना रेज, अपना गुस्सा दिखाता है। आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द सेंट पोइट सेज, संत कवि कहते हैं, दैट कि वी शुड बिलीव इन फेथ, कि हमें जो विश्वास होता है उसमें दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। विश्वास में विश्वास रखना चाहिए। ऐसा ना है कि किसी में विश्वास है तो विश्वास बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके विश्वास को तोड़ दे, अरे ये तो झूठ बोल रहा है, ऐसा फील कर लेते हैं बहुत से लोग। लेकिन हमें विश्वास है कि उसमें विश्वास रखना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि फेथ इज ऑलमाइटी, क्योंकि विश्वास जो होता है वो कैसा होता है? ऑलमाइटी होता है, वो ईश्वरीय होता है। द आईज फेल टू सी क्लियर, हमारी जो आंखें हैं वो फेल हो सकती हैं, वो असफल हो सकती हैं। क्या देखने में? स्पष्ट देखने में। यानी हमारी जो आंखें हैं वो स्पष्ट देखने में क्या हो सकती हैं? असफल हो सकती हैं। द हार्ट मे बिकम वीक, हमारा जो हृदय है वो कमजोर हो सकता है। यानी कि हमारी जो आंखें हैं वो सही देखने में क्या हो सकती हैं? फेल हो सकती हैं, असफल हो सकती हैं। हृदय हमारा कमजोर हो सकता है। फ्रेंड्स कैन लीव यू, मित्र हमें छोड़ सकते हैं, यानी तुम्हारे जो मित्र हैं वो तुमको छोड़ सकते हैं। अवर वाइफ मे बी डिसलॉयल, और जो हमारी पत्नी है, जो हमारी पत्नी है वो भी क्या हो सकती हैं? वो डिसलॉयल हो सकती है, वो बेवफा हो सकती हैं टू अस, हमारे प्रति। हमारी जो पत्नियां हैं वो क्या हो सकती हैं? वो हमारे प्रति बेवफा हो सकती हैं। मिसफॉर्चून मे बी रेन ऑफ फियर्स, मिसफॉर्चून, मिस होता है दुर्भाग्य, यानी दुर्भाग्य हमारे ऊपर कष्टों की बारिश कर सकता है, परेशानियों की बारिश कर सकता है। इग्नोरेंस मे बी चेक अवर प्रोग्रेस, और अज्ञानता हमारी उन्नति को रोक सकती है। जो अज्ञानता होती है वो हमारी उन्नति को रोक सकती है। बट ग्रेट फेथ नेवर चीट यू, लेकिन जो दृढ़ विश्वास होता है वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकता है। बिकॉज इट इज गॉड लाइक, क्योंकि ये ईश्वरीय होता है। जो भरोसा होता है वो कैसा होता है? वो ईश्वरीय होता है। क्योंकि कहा जाता है कि भरोसे पे दुनिया टिकी हुई है। भरोसे पे है ना, आपको भरोसा है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं अच्छा, इससे कि आप अच्छा पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। क्या है? ये भरोसा ही तो है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये दुनिया जो टिकी हुई है वो किस पर टिकी हुई? भरोसे पर। भरोसे पर क्या हो जाता है? लाख, 10 लाख, 50 लाख इधर से उधर हो जाते हैं। किस पर होते हैं? भरोसे पर होते हैं ना। और यदि किसी को फेथ ना हो, विश्वास ना हो, तो कोई दे देगा किसी को? 1 रुपया भी नहीं देता है कोई, ठीक है। तो भरोसे पे ही तो होता है। सपोज देन आपने हमको फीस पे किया है, इसका जो भी पे किया है, किस पे किया है? भरोसे पे, कि हाँ सर जी हमको पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे और हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। क्या है? आपको भरोसा है, तभी तो आपने पे किया। नहीं तो आपको भरोसा नहीं होता, पता नहीं देंगे नहीं देंगे, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, तो आप पे करते नहीं। तो क्या है कि भरोसे पर ही सब कुछ टिका हुआ है। दुनिया भी भरोसे पर टिकी हुई है, लेकिन आजकल भरोसा टूटता जा रहा है, ठीक है। एंड पोइट सेज, और कवि कहते हैं, दैट की द स्नेक शोज, जो सांप है वो दिखाता है ओनली, क्या दिखाता है? इट्स हुड, केवल अपने फन को दिखाता है। क्या दिखाता है? केवल फन को। व्हेन द लॉयन रोड्स, और जब शेर दहाड़ता है,
द होल फॉरेस्ट फियर्स, और पूरा जंगल भयभीत हो जाता है। तो देखो आप समझ गए होंगे, कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। सन 2020 के पेपर में भी आया था, 19 में भी आ गया है, इसीलिए देखो यही क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं। यदि आप हमारी जो अनसॉल्व्ड की वीडियो है उनको ही देखते रहे, बढ़िया तरह से उनको ही याद करते रहें, तो मैं गारंटी देता हूं कि एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। सिर्फ आपको हमारी दो चीज़ों पर ध्यान देना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं हमारे, सेंट्रल आइडियाज़ हैं, क्वेश्चन है, हर चीज़ हम आपको मोस्ट पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज़ को आपको उसको मोस्ट को देखना है। उसके अतिरिक्त हमारे जो अनसॉल्व्ड की वीडियो इनको देखते रहिए। मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी आपको रोक नहीं सकता है अच्छे स्कोर से। लेकिन देखने मात्र से ही काम नहीं चलेगा, आपको इनको याद भी करना है अच्छी तरह से। याद करने के बाद लिख के भी देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको किसी को सुनाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, एग्ज़ाम में आपको लिखना है, और लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अक्सर क्या होता है कि हम अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हम नहीं लिख पाते हैं, कम लिख पाते हैं, गलत लिख पाते हैं, फिर क्या होता है कि अब मार्क्स कैसे कम हो गए। इसीलिए आप क्या है, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करें, ताकि आप इसको एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख सकें और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है बहुत ही अच्छी तरह से, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे लाभ उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।